हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो आज की क्लास के अंदर हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड दिस क्लास इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द 10th लेवल 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 10th क्लास के लिए हम लोग ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और किसी भी तरह का डाउट होने पर पूछेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस टॉपिक, राइट। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन की। ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन की, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कार्बन किस किस से रिएक्ट कर रहा है ना। मतलब रिएक्शन आप कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए इंटरेक्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन किस किस से रिएक्ट कर सकता है और रिएक्ट करने के बाद में क्या बना सकता है, एंड विच प्रोडक्ट कैन इट फॉर्म। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये बना सकता है, इसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो जनरली 10th लेवल पे इतना भी सिलेबस होता है, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, तो उसके अंदर ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला क्या है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो आपको थोड़ी सी नॉलेज कार्बन के बारे में होनी चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है और आपको मालूम होना ही चाहिए। सबसे पहला इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है, कई लोग पूछते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे याद करें। तो कुछ नहीं, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है। टेबल आती है पीरियोडिक टेबल, मैं कभी डिटेल लेक्चर दूंगा पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, आज नहीं ले रहा हूं। आप बस इसको अपनी बुक से देख लेना, चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, जो आपके सिलेबस से भर चुका है, ठीक है ना। आज डेट हो गई 11 अक्टूबर, है ना। आपकी मैं स्टेटस बता रहा हूँ, तो अभी वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, और सीबीएसई के लिए मोस्टली है, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, ठीक है। और एटॉमिक नंबर 6 क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट, जो सेंटर में होता है। फिर हमको इसकी बात करनी है एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास का मतलब होगा इसका वेट, ठीक है। तो इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। टोटल कितने हो गए, 12। तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी यूनिट है, ठीक है। तीसरी चीज वर्सेटाइल एटम है। वर्सेटाइल एटम है। वर्सेटाइल एटम का मतलब क्या हो गया, कि वर्सेटाइल का मतलब ये हो गया कि ये 3 मुख्य काम करता है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन कौन से, एक तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। एक उसका होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरा क्या होता है इसका, दैट इज कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि कार्बन हमारा कैसा है, वर्सेटाइल है, ठीक है। कुल मिला के कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कार्बन की तरह वर्सेटाइल नेचर शो करता हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी, इसका मतलब ये होता है कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन अकेला ही 4 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, राइट। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, मीथेन, CH4, जिसमें एक कार्बन किससे जुड़ता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। वो ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी कार्बन की क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, संरचनाएं होती है, ठीक है ना। और कोवेलेंट नेचर की अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट नेचर, इसका मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए A और B आपके पास, एक एटम मान लेते हैं, एक मॉलिक्यूल मानते हैं A और B, ठीक है ना। अब A और B के बीच बॉन्डिंग हुई है, कैसे हुई होगी, आपके पास एक एटम था A, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके एक एटम है B, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने क्या किया, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। और जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, मतलब एक इसने दिया एक इसने किया, इसमें कहते हैं इक्वल पार्टनरशिप,
ठीक है ना। इक्वल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि कोई चीज मान लो 100 रुपए की है, तो 50 मैंने दिए 50 आपने दिए, तो क्या हो गया, हम दोनों ने बराबर ही कंट्रीब्यूशन किया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, इक्वल होता है, उसमें क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। और इसे अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयर। तो ये तीनों तरह की प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि कार्बन कैसा आपका वर्सेटाइल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको पूरा नोट कर लें, फिर अपन डायरेक्टली मूव करते हैं किस पे, इन चारों प्रोसेस पे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अब अपन जो हमारा मेन टॉपिक है इसको मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको लिखवाई है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, बिकॉज जब भी हम कार्बन पढ़ते हैं और कार्बन के बारे में अगर कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स अगर नहीं मालूम होंगे तो ये समझिए टॉपिक को समझने में काफी दिक्कत होती है ना। चलिए आगे मूव करते हैं विद द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कंबशन। तो देखिए कंबशन का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जब भी हम कंबशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक चीज है कि कंबशन जब भी हम करते हैं इसका मतलब ये होता है बर्निंग ऑफ कंपाउंड, बर्निंग ऑफ कंपाउंड। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को जलाना, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड अपन कौन सा ले रहे हैं, कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर कार्बन में बेस्ड है तो कार्बन के अलावा हम किसी भी चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बर्निंग ऑफ कार्बन का मतलब है किसी भी कंपाउंड को जलाना। तो जब भी हम कंबशन करते हैं इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड को जला रहे हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में जलाते हैं, जब भी बर्निंग करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 या फिर आप बोल सकते हो एयर। तो जो भी हवा होगी, जो एयर होगी, जो ऑक्सीजन होगी, जो जलने में हेल्प करता है। याद रखना ऑक्सीजन कभी जलाता नहीं है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन की वजह से जल रहा है, नहीं, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प कर रहा है। अगर कोई चीज जल रही है, बर्न हो रही है, उसमें आग लग रही है, फायर अगर कैच कर रहा है तो ऑक्सीजन केवल हेल्प करता है, ऑक्सीजन जलाता नहीं है ना। ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है और केवल आपको केमिस्ट्री पढ़ के ही समझ में आ सकती है, बाकी और आपको समझ में नहीं आ सकती। तो कंबशन देखो क्या होता है, अपन कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो इसकी रिएक्शन अपन कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे पहले डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन के साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको क्या करेंगे, दैट इज बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, burning of carbon compound in the presence of air, burning of carbon compound in the presence of air produces CO2 and H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, जब जलाते हैं, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, क्या होता है, CO2 और H2 गैस बनती है। क्या बनता है, CO2 और H2 गैस बनता है। और CO2 और H2 बनने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। मतलब कभी भी अगर कार्बन का कोई कंपाउंड अगर आप बर्न करोगे, आप जलाओगे, तो आपको CO2 और H2 तो मिलेगा ही, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल देखो, आप सपोज कीजिए हमारे पास है जो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो कार्बन का कंपाउंड है, वो कौन सा है, CH4 यानी कि मीथेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन आप O2 से करवाएंगे, ठीक है, O2 से करवाएंगे तो मैंने क्या बताया अभी, CO2 H2 तो बनेगा ही, कोई एक्सेप्शन नहीं इस चीज के अंदर। तो CO2 प्लस H2, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या चीज है, बैलेंसिंग का, ठीक है ना। मतलब आर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारी रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, जब भी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, इसका मतलब जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम्स ऑन LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS एंड RHS मस्ट बी सेम। अगर किसी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हुए, इक्वल हुए, तभी उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है, आपकी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस नहीं है,
क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं केवल 2 ही हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 3 है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज़ LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, राइट। तो बैलेंस करते हैं, और जब भी बैलेंस करना हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अपन किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके लिए एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब जब तक आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तब तक आप उसको बैलेंस करते रहो करते रहो करते रहो, और ये हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है इसमें कोई रूल काम नहीं करता, बस आपको बैलेंस करना है। इधर 1 लगाया फिर उधर चेक किया, उधर 2 लगाया फिर उधर चेक किया, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे मैं जब इसमें करता हूं तो यहाँ पर कार्बन कार्बन देखो सेम है, दोनों तरफ एक एक ही है, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 ही है, तो मैं 4 करने के लिए क्या करूंगा, इस टाइम 2 लगा दूंगा, 2 लगा दिया मैंने, तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गए, 2 2 जा 4 बैलेंस। बट ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, कितने हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने 2 ही है, तो इस हाइड्रोजन पे क्या लगा दूंगा 2 लगा दूंगा। अब बैलेंस हो गया ये कैसे, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 4 2 और 2 4। now this reaction is balanced because LHS is equals to RHS। या आपने मैथ्स में भी प्रूव किया होगा, तो वैसी चीज अपन केमिस्ट्री में भी लेकर कभी-कभी आ जाते हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता, कई बार कहते हैं, है ना, ये सुनने को मिलता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक बोले तो एक मेथड है, ट्रिक तो कुछ नहीं होता है, अपन एक शॉर्ट मेथड यूज करते हैं। ट्रिक को आप कई बार शॉर्ट मेथड भी कहते हो, कि कैसे सही आंसर लाया जाए कम एफर्ट डाल के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक बोल देते हैं। तो ट्रिक जो है इसकी जो शॉर्ट मेथड है, जिससे आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कंप्लीटली, इस हिट एंड ट्रायल मेथड को कंप्लीटली क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। तो बाईपास करने का मतलब क्या है कि आप उसको यूज ही नहीं करना है, आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है, और उसको यूज किए बिना ही आप किसी भी कंबशन रिएक्शन को, और केवल कंबशन के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, किसी भी कंबशन रिएक्शन को क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल सही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला जो है वो आपको लिखना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है, प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय 2 O2 gives out NCO2 plus n+1 H2। ये फॉर्मूला आपकी किताबों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज करोगे जैसे कि 11th 12th में, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों ना उस चीज को अपन अपने क्या बोलते हैं स्टडी के अंदर लेके आए और यूज करके क्यों ना अपन सही चीज लिखें, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि आप 10th में हो तो आपने कसम खा रखी है कि भाई हम 11th 12th की किताबें नहीं पढ़ेंगे या उसमें से कोई चीज ग्रास्प नहीं करेंगे, कर सकते हैं अगर हमारे काम की है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि n जो है ना, ये है नंबर नहीं, सॉरी, ये सिंपल इंटीजर है, इंटीजर। और ध्यान रखना कि ये नेवर भी जीरो है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम क्या होनी चाहिए वैल्यू 1, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बस आपको n की वैल्यूज पुट करते जाना है, आपका रिएक्शन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। करके दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला आप इस पर लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, मैं आपको करके दिखाता हूं उसको। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। n एक इंटीजर है, कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ n की वैल्यू 1। अगर n 1 है तो जहां भी आपको n दिख रहा है वहां पे 1 डालते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। C1 H2n 2 into 1 plus 2 कितना हो गया 4, ठीक है, हो गया C1H4 यानी कि CH4। 1 को हटा दो, 1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, प्लस n की जगह में 1, तो 3 into 1 कितना हो जाएगा बताइए, या फिर एक काम करता हूं मैं पहले लिख लेता हूं, है ना, आपको समझ में आएगा। 1 H2 into 1 plus 2 3 into 1 plus 1 upon 2 O2 gives out 1 CO2 plus 1 plus 1 H2।
यही किया अपन ने, जहां भी n था अपन ने वहां पे 1 की वैल्यू डाल दी। अब देखो आप, तो ये क्या हो गया, पूरा सॉल्व करो तो 2 1 2, 2 + 2 4, व्हाट मास लगा देना, प्लस 3 1 3 प्लस 1 4, 4/2 2, 2O2 gives out CO2, 1 लिखे नहीं लिखे बात बराबर है, प्लस 1 + 1 2, तो 2H2। देखो अब इसमें और इसमें आप चेक करो, दोनों रिएक्शन आपको सेम दिखेगी। चेक कीजिए आप इसको और इसको। ये मैंने हिडन वाले मेथड से सॉल्व किया था, ये मैंने ट्रिक वाले फॉर्मूले मेथड से सॉल्व किया, आंसर दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो आप इस शॉर्ट मेथड से, और याद रखना, दोबारा कह रहा हूं, ये चीज केवल कंबशन में ही एप्लीकेबल है और कहीं नहीं है ना। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो अपन एक ट्रिक यूज कर रहे हैं वो कंबशन वाले के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंबशन के अलावा यूज करोगे आंसर कभी भी सही नहीं होगा, मैं पहले कहता हूं डिस्क्लेमर है ना। चलो अब मैंने n की वैल्यू पे 1 ली थी, अब मैं अगर 2 लूं तो भी ले लेते हैं। तो आप इसको पूरे को नोट कर लो, मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेके भी दिखाता हूं। ये चीज आपने नोट कर ली होगी है ना, मैं इसको रख कर लेता हूँ, नहीं करी तो बैक ले लेना वीडियो को, वहां पर देख लेना। देखिए, now this time I am taking the value of n is equals to 2, मतलब if n is equals to 2, अगर n आपका 2 है तो क्या होगा, तो देखो रखते जाओ, C2H 2 × 2 + 2, जहां भी n है आपने 2 रख लूंगा, बाकी सब तो मैं सेम रखूंगा, कुछ चेंज नहीं करना। 3 × 2 + 2/2 O2 gives out 2 CO2 प्लस 2 + 1 H2, ठीक है। मैथमेटिक्स लगाइए, सॉल्व कीजिए, ये क्या बन जाएगा, C2H6 2 2 4 + 2 6, राइट, प्लस 3 2 6 6 + 2 8 8/2 4 4O2 gives out 2 CO2 gives out, sorry not gives out, plus 2 + 1 3 3H2। देखिए ये रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस हो गई है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबशन की रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शॉर्ट मेथड एंड बाय द बाईपास ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो ये कंबशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश होता है, मीनिंग, एग्जांपल एंड ट्रिक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है, ओके। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन सीधा मूव करते हैं ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वरना अगर वीडियो को मैं फ्रेम से हट रहा हूं, आप वीडियो को पीछे बैकवर्ड जाके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूं उसको पूरा। चलिए मूव करते हैं ऑक्सीडेशन पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जब भी अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे 3 चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होती है, एड्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। जब भी कोई रिएक्शन होगी और अगर वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन टाइप की है तो हमेशा ऑक्सीजन ऐड होगा। सेकंड, रिमूव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा रिमूव होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे आपके, निकल जाएंगे बाहर, हट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 काम होते हैं किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, whenever we apply oxidation, तो हमें क्या चाहिए होता है, a strong oxidizing agent, ठीक है। a strong
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड for the oxidation process। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। मैं बहुत ही आराम सबको समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने देख लिया है। जितना भी मैंने आप जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, सबके मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं इन चीजों में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आराम से टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये 2 मिनट के टॉपिक है सारे, है ना। तो जो मैं चीज बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वरना ये पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अगर आपको मीनिंग एक बार समझ में आ गया कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, तो इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी भी बुक की, किसी भी टीचर की या किसी भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। अब ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या करता है? ऑक्सीडेशन करवाता है, प्रमोट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं एग्जांपल देखेंगे अपन इसके। तो जो ऑक्सीडेशन प्रमोट करते हैं उनके एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है KMnO4, इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, नाम लिखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 अगर एल्कलाइन है, मतलब अगर बेसिक नेचर का है तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और K2Cr2 अगर एसिडिक नेचर का है, एसिड नेचर का, तो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना। तीसरी चीज है इसके अंदर आपका जोन्स रिएजेंट। एक साइंटिस्ट था जोन्स, उसके नाम पे रखा गया है। और एक तरह का मिक्सचर है ये, किसका? H2SO4 का और CrO3 का। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो इन तीनों में से हम किसी का भी अगर यूज करेंगे ना, तो आपको हमेशा कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी? ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इनको नोट कीजिए। ठीक है, तो पॉज करके आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो बैकवर्ड जाके आप नोट कीजिए। अब हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन, मतलब इसमें एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, है ना। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, मैं लिखिएगा। In the presence of strong oxidizing agent, एल्केन। ठीक है, एल्केन से अच्छा अपन ले लेते हैं, काम करते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल convert itself into carboxylic acid। मतलब अगर आप किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए साथ में। ठीक है, अल्कोहल की खासियत क्या है कि अल्कोहल एक कार्बन कंपाउंड होता है जिसके अंदर OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन इसके अंदर COOH ग्रुप होता है। तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क आप ध्यान रखेंगे, इनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप। चलिए एग्जांपल देखो। अब अपन वो अल्कोहल लेंगे जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इथेनॉल, है ना। तो CH3CH2OH, इसको अपन कहते हैं जी इथेनॉल। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन तीनों में से कोई भी ले लो। जैसे मैं फर्स्ट ले लेता हूं एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट। ठीक है, तो इथेनॉल के अंदर जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, है ना, मैंने एल्कलाइन KMnO4 डाला, तो क्या हुआ? तो ये इथेनॉल बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब हुआ क्या?
दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसेस के अंदर? रिमूव्स हाइड्रोजन या फिर एड्स ऑक्सीजन। तो दोनों प्रोसेस साथ में भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि केवल हाइड्रोजन रिमूव होगा, कोई एक ही प्रोसेस एक टाइम पे होगा, नहीं, एक ही टाइम पर दोनों प्रोसेस भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर होगा। हाइड्रोजन रिमूव भी होगा और क्या बोलते हैं आपका जो ऑक्सीजन है वो ऐड भी होगा। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? यहाँ से, और यहीं पे क्या ऐड होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका अपन प्रोडक्ट लिखें तो दो तो यहाँ से रिमूव कर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो कहीं यहाँ पे H2 था, बाहर निकल गया, O आ गया डबल बॉन्ड के साथ में, है ना। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब अगर अल्कोहल को आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, तब अपन ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन आपके सिलेबस के अंदर भी है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अपन मूव करते हैं एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। चलो बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, है ना। तो एडिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो पहले अपन बात करते हैं कि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम हर चीज का हमें मीनिंग देख रहे हैं, तो इसका भी हम लोग मीनिंग देखेंगे। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एडिशन का मतलब कोई चीज ऐड करना, सिंपल सी बात है ना। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल चीज है। इसमें क्या लिखोगे आप? attachment of hydrogen on double bonded carbon compounds, मतलब आपको यहां पर जो रिएक्टेंट पार्ट चाहिए, जो भी आपका एरो होता है, एरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या होता है? रिएक्टेंट साइड होता है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में आपके पास जो कार्बन कंपाउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड के अंदर ही आपको हाइड्रोजन को क्या करना है? अटैच करना है। तो हाइड्रोजन इजीली डबल बॉन्ड में क्या करता है? अटैक करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब हाइड्रोजन किसी डबल बॉन्ड पर अटैक करता है या फिर अटैच होता है, ऐड होता है, तो उसके लिए हमको एक स्पेशल केमिकल स्पीशीज की जरूरत होती है, इसमें क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, यानी कि रिक्वायर्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको प्रमोट करेगा? रिडक्शन को, ठीक है ना। तो प्रमोट्स रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है बताइए? क्या होता है रिडक्शन में? रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजन एड्स, ऑक्सीजन रिमूव्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ऐड होती है, दोनों प्रोसेस साथ में भी हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए। एग्जांपल पे आते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी अपन कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बन तीन तरह के कंपाउंड बनाता है। एक होता है सिंगल बॉन्डेड, एक होता है डबल बॉन्डेड, एक होता है ट्रिपल बॉन्डेड, है ना। सिंगल बॉन्ड में हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड वाले की। तो मतलब हम किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? एल्कीन की रिक्वायरमेंट है। आपको पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। चलो, तो सिंपलेस्ट डबल बॉन्डेड कंपाउंड कौन सा आपका यहाँ पे? इथीन, ठीक है। यानी कि HHC डबल बॉन्ड C, H और H। इसको आप CH2 भी लिख सकते हो, C2H4 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात कर रहा था, मैंने आपको इससे एग्जांपल नहीं बताया, तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एग्जांपल होता है आपका H2 निकल, निकल मेटल है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 के आसपास होता है, 28 होता है ना, तो चेक कर लेते हैं। फिर एक होता है H2PD, PD मतलब पैलेडियम। एक होता है H2PT, PT मतलब प्लैटिनम। एक होता है FeHCl, Fe मतलब आयरन है ना, Hcl तुम जानते ही हो। फिर एक होता है SnHCl, Sn का मतलब टिन, Sn मतलब टिन, एटॉमिक नंबर इज 50। तो इन चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अब चारों पांचों को एक साथ यूज नहीं करना है, कोई भी यूज करना है। जैसे मैं इस टाइम पे जो ये यूज कर रहा हूं, तो जैसे मैंने इथिन के अंदर H2 निकल यूज किया, तो निकल क्या कर रहा है? निकल एक कैटलिस्ट है, निकल की वजह से हाइड्रोजन इस पे ऐड हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा देखो, ठीक है। पहली बात तो ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अभी 3 हो गई, बॉन्ड टूटता ही, तो 4 करने के लिए एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। और कहां से आया वो? यहाँ से आया। तो इथीन क्या बन गया? इथीन बन गया आपका इथेन। दिस इज योर इथेन। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। आपने ऐड जो किया है बताओ, इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया हाइड्रोजन को, और ऐड होकर हमको नया प्रोडक्ट मिल गया। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। चलिए, तो हमने एडिशन रिएक्शन भी कर लिया है। इतना इसमें कुछ और ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम पता होना चाहिए विद एग्जांपल, दैट्स इट। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन लास्ट टॉपिक मूव करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कर लीजिए। चलो, कर लिया होगा आपने, इसको मिटा दें। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई जल्दी मिटा दिया आपने, है ना। तो वीडियो को पॉज करने की सुविधा है आपके पास, तो पॉज कर लीजिए, बैक कर लीजिए उसको 10 सेकंड का, और लिख लीजिए। चलिए, लास्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट, मतलब एक को हटाना दूसरे को जोड़ना। रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव स्पीशीज, रिप्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव स्पीशीज बाय मोर रिएक्टिव स्पीशीज, मोर रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो हमेशा कम पावरफुल वाले को क्या करता है? इजीली वहां से हटा के खुद जाके बैठ जाता है वहां पे। तो वही चीज यहां पे हो रही है। ऐसी स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो ऑब्वियसली वाले क्या करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसको रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाना, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? सीधे एग्जांपल देखते हैं, सीधा अपन सीधे एग्जांपल में मूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, रिएक्शन ऑफ aqueous KOH with क्लोरो इथेन, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। तो पहले मैं आपको क्लोरो इथेन बना के दिखाता हूँ। क्लोरो इथेन को इस तरह से होता है CH3 CH2 Cl, दिस इज योर क्लोरो इथेन। बिल्कुल आराम से समझेंगे सब लोग। क्लोरो इथेन, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन एटम, है ना, क्लोरो इथेन। अब क्लोरो इथेन की रिएक्शन में करवा रहा हूं एक्वस KOH के साथ। एक्वस का मतलब होता है पानी, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपने पानी में डिसॉल्व कर देता है ना, तो KOH। और ऑब्वियसली बात है वाटर है ना। हुआ क्या? आपको पता है कि जब अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा पावरफुल है? ऑक्सीजन पावरफुल है। और अगर ऑक्सीजन पावरफुल है तो ही कैन रिप्लेस दिस क्लोरीन स्पीशीज, ठीक है। और K और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा, क्योंकि OH ने Cl को बाहर निकाल दिया ना। तो क्या मिला आपको? CH3 CH2 OH, मतलब क्या मिल गया आपको? इथेनॉल मिल गया आपको, इथेनॉल।
ठीक है, देखिए क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ। OH की रिएक्टिविटी Cl से ज्यादा थी तो OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया, समझे कि नहीं बात। तो जैसे ही रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नया कंपाउंड मिल गया जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा क्या है, अंतर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, CH3Br प्लस KCl। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि Cl जो होता है वो Br से ज्यादा पावरफुल है, तो Cl will replace this Br। Cl stands for cyanide, है ना, तो cyanide can replace bromine species, right? So what will happen, CH3Cn will form as a product and this K will attack with Br and forms KBr. This is called ethane nitrile, ethane nitrile। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी ज्यादा पावरफुल स्पीशीज होगा वो कम वाले को क्या कर देगा, इसलिए रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये सारे चारों के चारों हमने कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी पढ़ ली। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। बाकी ये टॉपिक हमारा इस एग्जाम्पल के साथ में क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको आप पढ़िए, बार बार देखिए, जितना हो सके इसको आप देखेंगे रिपीट में तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसमें आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।